गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लास्ट क्लास में अपन कहाँ तक पहुँचे थे? क्या चीज़ नोट किए थे लास्ट में? सबसे लास्ट फेरा और फेमा एक्ट के बारे में। ठीक है, पहले फेरा आया था कि पहले फेमा आया था? पहले फेरा फिर फेमा। चलिए, इकोनॉमी में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वैसे सीजीपीएससी व्यापम के हिसाब से वो लगभग हमारे कवर हो गए हैं, पर आजकल मेंस में थोड़ा सा इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में भी पूछता है। ठीक है, मतलब जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है और आपका डब्ल्यूटीओ है, ये तीन संस्थाएं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं हर वक्त, और इनमें से प्रश्न जो है वो अब प्री में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इकोनॉमी जब पढ़ रहे हैं तो इसको साथ में कवर करते चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बट बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, उसके बाद में एक एक करके मैं स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नोट करवा दूंगा। ये वैसे जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो भारत में ग्लोबलाइजेशन के बाद ये ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हुआ है, पर विश्व के बाकी देश, खास करके यूरोपीय और अमेरिकी देश जो है वो लगातार, मतलब जब से एक डेवलपमेंट एक्टिविटी या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है, तो वो आपके अमेरिकी और आपके जितने कह सकते हैं कि यूरोपीय देश थे, ये ट्रेड में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर हो गए। ठीक है, विश्व जो 2 खेमे में बढ़ गया था, एक था आपके यूएसएसआर वाला गुट और एक था अमेरिका वाला गुट। ठीक है, तो इसी की वजह से 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे। पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 18 तक। और दूसरा वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 39 से लेकर 45। ये जो सेकंड वाला वर्ल्ड वॉर है, ये हमारे लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन क्या था, जर्मनी ने जो बाकी के यूरोपीय देश है वहां पे आक्रमण करना शुरू किया था। ठीक है, तो उसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर की नौबत आ गई थी, और इसी में आपको ये देखने को मिलता है कि यूएसए ने जापान पे 2 बम गिराए थे। ठीक है, यूएसए ने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी नाम की 2 जगहों पे अगस्त 1945 के आसपास की बात है। ठीक है, ये 2 बम गिराए थे। इस पूरे कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 1914 से लेकर के 1945 तक के दौर में विश्व जो है वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होने लगा था। क्यों? क्योंकि हर एक देश अपने रिसोर्सेस का, अपने जो भी संसाधन थे, आर्थिक संसाधन, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में न लगा करके कहाँ लगा रहा था? वॉर में खर्च कर रहे थे। ठीक है, सैन्य खर्चों में वो सारा पैसा चला जा रहा था, और इसी की वजह से विश्व के पूरे देश में लगभग 3 प्रॉब्लम मेन इमर्ज होकर के आए थे। पहला प्रॉब्लम था कि वॉर की वजह से जब कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है या गोलीबारी हो रही है तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो रहा था। ठीक, दूसरा रीजन था, दूसरा एक इस घटनाक्रम में नुकसान था कि वहां पर जान माल की खूब हानि हो रही थी। लोगों के रिसोर्सेस, ये तो सरकारी संपत्ति है जो कि नुकसान हो रहा है, घर हो गए, बिल्डिंग हो गए, ये सारे नुकसान हो रहे थे, लोगों के जान माल की हानि हो रही थी। और तीसरी चीज है, लोगों को कोई भी वित्तीय सुविधा नहीं मिल पा रही थी।
ठीक है, मतलब बैंकिंग सिस्टम लगभग यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पता था बैंकों को कि विश्व में वॉर की सिचुएशन है, किसी भी देश को अगर लोन देंगे तो पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा फिर से वॉर में खर्च कर लेंगे कहीं ना कहीं। इस वजह से जब 1945 का फाइनल ये यूएसए के द्वारा जो जापान में बम गिराया गया, उसके बाद में उसके आसपास में विश्व में एक समझौते के तरह, ठीक है भाई, दो पड़ोस के दो लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया लड़ते लड़ते, लेकिन उसके आगे की पीढ़ी जो है वो समझदार होने लगती धीरे धीरे, ठीक, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है लंबा ना खींचे और एक मशवरे से मतलब मिलजुल कर रहने की एक व्यवस्था शुरू हो जाए, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ, जो यूएसए और आपके जापान में या यूरोपीय देशों में जब सरकारें बदलने लगी तो उन्होंने क्या किया, इन लड़ाई झगड़ों से बच करके और डेवलपमेंट के राह में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और इसी दौरान 1944 में 1944 में यूएसए का एक शहर था ब्रेटन वुड्स कहा जाता है, या कहीं कहीं पे इसको आपको ब्रेटन वुड भी मिलेगा, ब्रेटन वुड, ठीक। ये जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, 1944 ब्रेटन वुड कहाँ पे है, यूएसए में। यहां से एक समझौते की शुरुआत हुई और सबसे पहले इसी ब्रेटन वुड में 3 समझौते किए गए, ठीक। और उन 3 समझौते में हमारे 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति होती है। एक है आपका वर्ल्ड बैंक, दूसरा है आपका IMF और एक है आपका WTO, ठीक। भारत जो है इसमें से वर्ल्ड बैंक और IMF में इसने आसानी से एंट्री ले लिया था, लेकिन WTO में भारत ने बहुत देर से एंट्री लिया। उसके पीछे रीजंस है जो हम आगे देखेंगे। पर इस 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा ये 3 मेन या इंटरनेशनल बॉडीज निकल कर के आए, एक है आपका वर्ल्ड बैंक, एक IMF और एक WTO, ठीक है। अब इस वित्तीय व्यवस्था में आप देखोगे कि भारत ने इसमें कब एंट्री ली, वहां से प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से देश इन संगठनों में शामिल हैं, ये प्रश्न बनता है। या फिर हाल के घटनाक्रम में वर्ल्ड बैंक में, IMF में या WTO के अध्यक्ष कौन है, हेडक्वार्टर कहां पे है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में हमें ये 3 मुख्य चीजों के बारे में पढ़नी है और इनका जन्म कहां से हुआ है उसके बारे में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, ठीक। अब आप एक एक करके नोट करना शुरू कीजिएगा। हेडिंग डाला आपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था, इसमें सबसे पहले उसमें 2 ब्रांचेस निकाल दीजिएगा इस तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में 2 ब्रांचेस निकालिएगा। सबसे पहले लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पहले ब्रांच में लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर, और सेकंड ब्रांच में लिखिएगा क्षेत्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल और रीजनल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल और रीजनल लेवल। इसमें हमें इंटरनेशनल लेवल के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ इसको हमें ठीक से पढ़ना है। रीजनल लेवल का मतलब यह है कि जैसे कि एशिया के देश हैं, एशिया के ही कंट्रीज मिल करके एशिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, कुछ फंड्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं आपका क्षेत्रीय संगठन, ठीक। वैसे ही अमेरिका के कुछ देश हैं, कनाडा हो गया, USA हो गया, ठीक सॉरी, ये सब मिल करके आपस में कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसको हम कहेंगे क्षेत्रीय संगठन। जो ऐसा संगठन जो विश्व के सभी देशों को या सभी कॉन्टिनेंट के देशों को कवर करता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 3 ब्रांचेस निकालिएगा। और सबसे पहला लिखिएगा IMF, पहले ब्रांच में लिखिएगा IMF, सेकंड में वर्ल्ड बैंक और तीसरा है WTO। ठीक है। इस ब्रांच में से अब हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको नोट करवा देता हूं किसका बैकग्राउंड क्या था। ये ब्रांच यहां तक कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद में थोड़ा सा लिखिएगा पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। ये जो 3 संस्थाएं बन रही हैं इनका बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड।
लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व के अधिकतर देश द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व के अधिकतर देश दो गुटों में बटे हुए थे। विश्व के अधिकतर देश दो गुटों में बटे हुए थे। ठीक है, वहीं पे चाहें तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। एक गुट था यूएसए का और दूसरा था यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर का जो बाद में विखंडन हुआ उसके बाद में वर्तमान में जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसको हम रशिया के नाम से जानते हैं, यूएसए और यूएसएसआर। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें, अंतर्राष्ट्रीय क्षति को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षति को कम करने और विकास की राह में आगे बढ़ने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय क्षति को कम करने और विकास की राह में आगे बढ़ने के उद्देश्य से आपसी समझौतों का दौर प्रारंभ हुआ। आपसी समझौतों का दौर प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। उन्नीस सौ 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य। इसमें 3 मेन एजेंडा था और तीनों के बेस पर ये 3 बॉडीज निकल कर गई थी। सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य, पहला है युद्ध में तबाह देशों का आर्थिक विकास एवं युद्ध में तबाह देशों का आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण। युद्ध में तबाह देशों का आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण। सेकंड है भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों की सहायता करना। भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों की सहायता करना। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सम्मेलन की समाप्ति पर केवल प्रथम 2 मुद्दों पर सहमति बनी। सम्मेलन की समाप्ति पर केवल प्रथम 2 मुद्दों पर सहमति बनी। ठीक, अब लास्ट वाला आपने लिखा था 3 एजेंडा में तीसरा एजेंडा था आपका वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना। ठीक, इस टाइम पे आपको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, खास करके आज जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, आपके यूरोपीय कंट्रीज हो गए और अमेरिकी कंट्री हो गए, ये उस टाइम पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते थे, निर्यात बहुत ज़्यादा करते थे और व्यापार पे अपना एकाधिकार खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए पहले 2 मुद्दों पर तो सहमति बनी, तीसरा मुद्दा अटका रह गया था। बाद में हालांकि उस पर सहमति बनती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वर्ल्ड बैंक और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्रिटेन वुड की जुड़वा संगठन के रूप में, जुड़वा ट्विंस, ब्रिटेन वुड की जुड़वा संगठन के रूप में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ब्रिटेन वुड की जुड़वा संगठन के रूप में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ठीक, अब ये कौन से एजेंडे की वजह से कौन सा चीज बना था, इसको आप चाहें तो जहां पे आपने 3 एजेंडा लिखा है ना, पहला आपने कौन सा लिखा है, युद्ध की वजह से जो क्षति हुई है उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, वहां पे अगर स्पेस होगा तो वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वहां पे ब्रैकेट में लिखिएगा वर्ल्ड बैंक। जो क्षति हुई है जिसका पुनर्निर्माण करना है उसके लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो वहीं पे पहले एजेंडा के साथ ऐड कर लीजिएगा वर्ल्ड बैंक। कहीं पे भी छोटा सा आपको पता चलना चाहिए, पहला जो रीजन था उसके लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया। सेकंड में लिखिएगा IMF, सेकंड में कहीं पे स्टार मार्क करके या ब्रैकेट में इस तरीके से IMF नोट करिएगा। और थर्ड वाला था WTO, थर्ड वाला एजेंडा है वैश्विक व्यापार वाला, वहीं पे कहीं पे भी छोटा सा स्पेस लेकर के WTO मेंशन कर दीजिए ताकि पता चले आपको कि कौन से एजेंडा के लिए कौन सा बॉडी इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, अब इसके बाद में हम एक एक बॉडी के बारे में ठीक से देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा वर्ल्ड बैंक, सबसे पहला हेडिंग डालिएगा वर्ल्ड बैंक। नाइनटीन 1944 में जो समझौते हैं शुरू हुए थे वो ईयर एंड तक लगभग खत्म हो गए थे और 1945 से ये संगठनों का विकास शुरू हो गया था। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालिएगा वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, विश्व बैंक के अंतर्गत 5 संगठन शामिल हैं। एक्चुअली में हम जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं वो कोई एक संगठन नहीं है, उसके अंदर 5 अलग अलग संगठन हैं और उसमें से भी भारत एक का सदस्य नहीं था, बाकी 4 का सदस्य था। बाद में उसने भी इन 5 में से 5 की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक में यहाँ पे 5 अलग अलग बॉडीज इस्टेब्लिश की गई थी और सभी को कॉमन एक नाम दिया गया था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इस तरीके से उसको ब्रांचेस में डिवाइड कीजिएगा, 5 ब्रांचेस में। विश्व बैंक के अंतर्गत 5 संगठन शामिल हैं और उसको आप राइट साइड में या उसके नीचे की तरफ इस तरीके से 5 ब्रांचेस डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले ब्रांच में लिखिएगा IBRD,
IBRD। सेकंड है IFC। IFC। तीसरा है IDA। तीसरा है IDA। चौथा है IIDSC। IIDSC। और लास्ट है MIGA, मीगा, MIGA। ठीक। अब 1945 में ही ये सारी चीज़ें इकट्ठे एक साथ इस्टेब्लिश नहीं हो गई थी, एक एक करके ये सभी जो है वो कुछ ईयर गैप में इस्टेब्लिश होती चली गई थी, और इन सभी को एक कॉमन नाम दिया जाता है वर्ल्ड बैंक, मतलब जो विश्व के सभी देशों को उधार देता हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो उधार देने का काम था वो ये बैंक कर रहा था। ठीक, इसमें सबसे पहला नोट कीजिएगा IBRD। IBRD ठीक, हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ये 5 ब्रांचेस हैं, 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक कॉमन नाम दिया जाता है वर्ल्ड बैंक, और इसमें से सबसे पहला जो है IBRD। इसका पूरा नाम लिखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट इसमें आगे नोट कीजिएगा, स्थापना 1945, स्थापना या गठन डैश 1945। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विश्व के सभी देश इससे उधार ले सकते हैं। विश्व के सभी देश इससे उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अल्पकालिक ऋण तथा उच्च ब्याज दर। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन देता है और ब्याज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। अल्पकालिक ऋण तथा उच्च ब्याज दर, अल्पकालिक ऋण तथा उच्च ब्याज दर। उच्च ब्याज दर, हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक, नेक्स्ट है IFC। IFC सेकंड हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट ब्रांच के बारे में या नेक्स्ट बॉडी के बारे में। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, या हिंदी वाले नोट कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956, पहले वाले की कब हुई है? 1945 में, सेकंड वाला 1956, इसकी स्थापना 1956। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विकासशील देशों में
निजी क्षेत्र के उद्योगों को विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पहला वाला सरकारों को लोन देता है, दूसरा वाला प्राइवेट कंपनीज को लोन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है IDA। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरी संस्था है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना 1960, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना 1960। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केवल अविकसित और विकासशील देशों को ऋण सुविधा, केवल अविकसित और विकासशील देशों को ऋण सुविधा। सबसे पहला था IBRD, ये किसको ऋण दे रहा था? केवल सरकारों को ऋण दे रहा था। सेकंड वाला प्राइवेट कंपनीज को ऋण दे रहा था। तीसरे ने क्या क्राइटेरिया रखा कि यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशंस हैं, सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पे ऋण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा उसमें। अच्छा, पहला वाला लॉन्ग टर्म लोन था या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म लोन था, हाई इंटरेस्ट रेट था। 1960 में जो IDA स्थापित किया गया था, ये लॉन्ग टर्म लोन है और इसमें ब्याज दर कम है। ठीक है, IBRD का जस्ट उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, लिख पाए? दीर्घकालिक ऋण तथा निम्न ब्याज दर। ठीक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, इसे रियायती दर वाली खिड़की कहा जाता है। इसे रियायती दर वाली खिड़की कहा जाता है। लो इंटरेस्ट विंडो या नॉमिनल इंटरेस्ट विंडो, इसे रियायती दर वाली खिड़की कहा जाता है। ठीक, चौथा लिखिएगा IIDSC, चौथा संगठन या चौथा समूह था IIDSC। IIDSC IIDSC इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर। डिस्प्यूट विवाद, डिस्प्यूट का मतलब यहां पे विवाद, डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर।
इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर। इसकी स्थापना 1966, स्थापना 1966। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, निवेशक इन्वेस्टर, निवेशक और किसी देश के मध्य, निवेशक और किसी देश के मध्य विवादों के निपटान हेतु या निपटारे के लिए, विवादों के निपटान हेतु। ठीक, इस संगठन को बनाने का उद्देश्य ये था कि कोई भी देश अगर विवादों में फंस जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है और उसका रिटर्न किस तरीके से हो रहा है, सरकार की पॉलिसीज अगर ठीक नहीं है, जो भी विवाद है उसका निपटारा करने के लिए IIDSC स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कुछ छूट गया, IIDSC 1966। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, भारत इसे छोड़कर अन्य चार का सदस्य है। भारत इसे छोड़कर अन्य 4 का सदस्य है। भारत इसे छोड़कर अन्य 4 का सदस्य है। अन्य 4 मतलब ऊपर के 3 लिख चुके हैं और लास्ट वाला मीगा। भारत इसे छोड़कर अन्य 4 का सदस्य है। ठीक, और सबसे लास्ट वाला हेडिंग डालिएगा मीगा, MIGA। MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी अधिकरण, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 स्थापना 1988। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राजनीतिक अस्थिरता, इसमें पहला पॉइंट है, राजनीतिक अस्थिरता वाले देशों में, राजनीतिक अस्थिरता वाले देशों में निवेश प्रोत्साहन हेतु, राजनीतिक अस्थिरता वाले देशों में निवेश प्रोत्साहन हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है, निवेश के सुरक्षा की गारंटी, निवेश के सुरक्षा की गारंटी मीगा द्वारा ली जाती है। इस संगठन के द्वारा किसी देश में अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो इस संगठन के द्वारा उसको इंश्योरेंस के जैसा एक बैकिंग प्रोवाइड किया जाता है कि उनका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगा। ठीक, अगर उनका इन्वेस्टमेंट डूबता है तो मीगा उसको कंपनसेट करेगा। ठीक, निवेश के सुरक्षा की गारंटी मीगा द्वारा ली जाती है। कुछ छूट गया किसी का? और सबसे लास्ट में एक पॉइंट ऐड कीजिएगा नोट करके, इसमें से सबसे पहली संस्था कौन सी बनी थी? IBRD।
और IB मतलब जब बनाया गया था तो हमको ये कॉन्सेप्ट था कि वर्ल्ड बैंक बनाना है करके, ठीक। तो ये जो सबसे पहला एक बॉडी स्टैब्लिश किया गया था, इसी को एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा, बाकी के तो बाद में बने हैं और उसको फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर शामिल करते गए हैं, ठीक। जब इसको बनाया गया तो ये तो नहीं सोचा गया था कि इसमें 5 संस्थाएं बनाएंगे, हो सकता है भविष्य में कोई और संस्था बनाए उसको भी वर्ल्ड बैंक के अंदर शामिल कर लें, लेकिन वर्तमान जब उस समय बनाया गया था तो केवल एक संस्था बनाया गया था और इसी को ही वर्ल्ड बैंक नाम दिया गया था, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा नोट करके, IBRD को ही वास्तव में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। IBRD को ही वास्तव में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। IBRD को ही वास्तव में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ठीक। और इसी में नोट करके सेकंड पॉइंट लिखिएगा, नोट में ही सेकंड पॉइंट लिखिएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट या इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट या इंडेक्स। कभी कभी पूछता है कि ये फला वाला रिपोर्ट कौन सा संस्था जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जितने रिपोर्ट जारी करता है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो हर साल रिपोर्ट जारी किया था उसमें सबसे पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकेंड रिपोर्ट लिखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट्स में सबसे पहला है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सेकंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है किसी दूसरे देश के लिए, किसी दूसरे निवेशक के लिए, ये बताता है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, किसी देश में रहना कितना आसान है, वहां पे लाइफ स्टाइल कैसा है, इसको बताता है ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा हर साल जारी किए जाते हैं। ठीक, नहीं, इसके अलावा ही कई सारे हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि वर्ल्ड बैंक के लिए हाँ, आर्थिक विकास एक रिपोर्ट आपने लिखा था करंट अफेयर जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे, इसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हाँ, रियायती दर वाली खिड़की का मतलब है कि बाकी में आप देखो कि सबसे नॉमिनल रेट में इंटरेस्ट वही दे रहा है। ठीक है, सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे वही है जो कि ऑफर कर रहा है लोन, बाकी के सभी या तो ज़्यादा ऋण चार्ज करेंगे या तो फिर कुछ चीज़ें वहाँ पे गिरवी रखनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मतलब नेक्स्ट नोट करके ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। विश्व बैंक का अध्यक्ष, यहाँ पे कैसा भेदभाव है उसको भी बताता है ये वाला नेक्स्ट वाला पॉइंट जो आप लिख रहे हो, ये बताएगा कि कैसा यहाँ पे सिस्टम है। विश्व बैंक का अध्यक्ष कोई अमेरिकी व्यक्ति या विश्व बैंक का अध्यक्ष कोई अमेरिकी व्यक्ति या अमेरिका द्वारा नामित, अमेरिका द्वारा नामित कोई व्यक्ति ही होगा, अमेरिका द्वारा नामित कोई व्यक्ति ही होगा। ठीक, नोट्स में सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, नोट करके जो पॉइंट्स ऐड किया था उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था आपने,
हाँ, वर्ल्ड बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? IBRD को। सेकंड पॉइंट हमने लिखा कि कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि जारी किए जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि या तो यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे, या तो कोई अमेरिकी नागरिक, अमेरिका का व्यक्ति, या फिर अमेरिका के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ कोई व्यक्ति ही यहाँ पे अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नोट में ही, मुख्यालय, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, वॉशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC। ठीक, हमने इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल वित्तीय संस्थानों में जो संस्थान पढ़े उसमें सबसे पहला हमने बात किया था वर्ल्ड बैंक के बारे में। सेकंड कौन सा था आपका? IMF। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा IMF। सेकंड हेडिंग डालिएगा IMF। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहीं पे ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, विश्व में जो 3 एजेंडा 1944 में जो बैठक हुए थे उसमें सबसे पहला एजेंडा क्या था? क्षतिग्रस्त जो देश थे उनको वित्तीय सहायता और वहां पे पुनर्निर्माण का काम करवाना। ठीक है, पुनर्निर्माण ठीक लिखा है क्या? रहा आगे पीछे होगा? नहीं, आप लोग बताओ, मैं पूछ रहा हूं। सर उसमें नाम है शायद ऐसा ये क्या हो जाएगा? पूर्ण निर्माण। ठीक, ये पूर्ण निर्माण हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे हमने बात किया था, पहला जो एजेंडा था वो था जो क्षतिग्रस्त देश था, जो देश है वहां पे इन्वेस्टमेंट और पुनर्निर्माण के लिए। सेकंड क्या था? भुगतान संतुलन से जो जूझ रहे हैं उन देशों की हेल्प करना। तो सेकंड जो टारगेट था वो भुगतान संतुलन पे उसको ठीक करना था। भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है? सर जो करेंसी का एक्सचेंज मतलब इसको कहीं पे भी जिक्र नहीं किए थे क्या? ऐसी नॉर्मली कैजुअल बातचीत में भी कहीं पे पढ़े थे क्या? भुगतान संतुलन का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऐसा कुछ पढ़े थे? ठीक, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला वो पढ़े थे। हाँ, बस बहुत आसान सी चीज़ है, बस आप इसको एक बार कहीं पे नोट भी नहीं किए तो भी याद रह जाएगा। बैलेंस ऑफ, एक दो टर्म है यहाँ पे, एक है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि कोई एक देश, मान लीजिए भारत, शेष विश्व के साथ एक वित्तीय वर्ष में जितना भी आयात निर्यात करता है उनका लेखा जोखा। ठीक, यहां पे पैसों की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। यहां पे अच्छा, ट्रेड में सिर्फ गुड्स शामिल हैं, सर्विसेज शामिल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर केवल गुड्स का लेखा जोखा रखा जाता है, कोई भी ऐसी फिजिकल चीज जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। यहां पे सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करते हैं। सर्विसेज का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी एक देश द्वारा, हमारे केस में एग्जांपल अगर हम भारत ले लें तो भारत शेष विश्व के साथ
किसी एक के साथ नहीं ना, शेष विश्व के साथ, किसी भी देश के साथ अगर वो एक साल में जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स का, उनका लेखा जो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है भारत एक वित्तीय वर्ष में शेष विश्व के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी आयात निर्यात करता है उसका वित्तीय लेखा जोखा। यहां पे बात होती है पैसों की, ठीक। यहां पे चीजों का क्या कह सकते हैं, एक बैलेंस शीट बनाया जाता है, वहां पे देखा जाता है कि कितना चीज हमने इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन का मतलब है भारत जो है वह शेष विश्व के साथ कितनी चीजों और सेवाओं का आयात निर्यात किया, उसका कुल मौद्रिक मूल्य कितना था, कितने रुपए का हमने आयात किया, कितने रुपए का निर्यात किया, वो चीज बताता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक खास चीज क्या है, सर्विसेज शामिल नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। बस इतनी सी चीज है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर बैलेंस करने का मतलब दोनों बराबर करने का सेंस है, करने का उद्देश्य नहीं है, मतलब ये देखा जाता है कि हमने टोटल कितने का इंपोर्ट किया और कितने का एक्सपोर्ट किया। इसको ध्यान में रख करके फिर अगले बजट में हम पॉलिसीज बनाएंगे कि ये देखेंगे कि हमारा जो है, मान लो चीनी का इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, एक कुछ पॉलिसी बनाएंगे कि गन्ने की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, नए चीनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करना है, ठीक। अब चीनी फैक्ट्रीज में अगर लगाए हैं तो वहां पे जो उसकी खोई बचेगी उससे हो सकता है कि हमको अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकें। वो सारी पॉलिसीज फिर एक रीजंस की वजह से मिल जाती है कि अगर हमारा चीनी का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो हमें चीनी के इंपोर्ट में कटौती करनी है, अपना फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए। अब हम चीनी के प्रोत्साहन को, चीनी को अगर भारत में निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें कई सारे कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला तो है इसके इनिशियल स्टेज पे क्या है, गन्ने के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना पड़ेगा। गन्ना बहुत ही इरिगेशन इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब वहां पे सिंचाई ज्यादा चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे हमें सिंचाई की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। सरकार सिर्फ ये कह के चुप नहीं हो सकती कि आप गन्ना उगाइए। गन्ना उगाने के लिए जो क्षेत्र अच्छे एरिया माने जाते हैं, जो अच्छे सॉइल वाले एरिया माने जाते हैं, वहां पे सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में हाँ, एमएसपी भी ठीक करना पड़ेगा। वैसे इसके लिए एमएसपी जारी नहीं किया जाता, इसके लिए एक बताओ हाँ, मतलब इसके लिए एक समर्थन मूल्य अलग से जारी किया जाता है, जिसमें मतलब ये बोला जाता है कि गन्ना, क्योंकि अगर उसको एमएसपी पे खरीदने के लिए अगर मंडी तक पहुंचाएंगे उतने में गन्ना सूख जाएगा। 4 दिन पड़ा रहा धूप में तो ये सूख जाएगा। चावल गेहूं के साथ तो ये दिक्कत नहीं होगी, चावल गेहूं चने के साथ दिक्कत नहीं है। गन्ने के साथ दिक्कत है, जैसे जैसे सूखेगा उसमें रस कम निकलेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, गन्ने का जो रिम्यूनरेटिव प्राइस है उसको हम यहाँ पे बढ़ाएंगे ताकि किसान जो है गन्ना उगाने के लिए ज़्यादा प्रमोट हो सके, ठीक। उसके बाद में एक और चीज़, गन्ने का जो भी वेस्ट बच रहा है उसको हम कैसे बेटर यूज़ कर सकें। जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल का प्रोडक्शन हो सकता है, उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है। वो सारी चीज़ें सरकार उसके लिए पहले से पॉलिसी बनाएगी कि किस तरीके से हम इसको स्टेज वाइज मैनर में इसका प्रोडक्शन, इस जहां पे हमने इन्वेस्ट किया है सिंचाई के लिए, अगर वहां पे पैसा लगाया गया है लेबर, मतलब कैनाल बनाने में या नहर बनाने में, या फिर हम सब्सिडी में अगर बहुत सारे पंप वितरित कर रहे हैं, तो उन सभी का कॉस्ट हमको कैसे निकालना पड़ेगा, इनके जो बाई प्रोडक्ट हैं उसको भी ठीक से यूज कर सकें, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ये बताता है कि हमको अगर एक चीज, चीनी को ही हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसके पीछे इतनी स्टोरी, इतना बड़ा बैकग्राउंड छुपा होगा। वैसे ही मान लो हम कोई एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे कि भारत के कपड़े, अगर हम इनको बढ़ावा देना चाहते हैं कि इनका एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर सके, कहीं अगर इंपोर्ट में हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा है तो हम चाहते हैं कि कहीं से हमारा फॉरेन रिजर्व आए भी, पैसा भारत में आए भी। हमने कपड़े एक्सपोर्ट करना शुरू किए। कपड़े एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें शुरुआती स्टेज में क्या चाहिए आपको, कपास, कच्चे माल के रूप में कपास चाहिए। कपास जहां पे उगाया जा रहा है वहां की मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कपास में बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं, उससे भी बचाने के लिए उनको, किसानों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी तमाम चीजें हैं जहां पे हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सरकार को। अब ये देखा जाएगा कि हमने कितनी चीजों का इंपोर्ट किया, कितनी चीजों का एक्सपोर्ट किया, ये कहा जाता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या निकाला जाएगा, इन चीजों के लिए हमने कितना पे किया और इन चीजों से हमें कितना इनकम हुआ, ठीक। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट में, यहाँ पे हमने ये बात किया कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सिर्फ गुड्स को देख रहे थे। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे तो वहां पे गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक। उसको भी इस बैलेंस शीट में हमको शामिल करना पड़ेगा। जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक। ट्रेड में सिर्फ वस्तु है और
पेमेंट में वस्तु और सेवा दोनों के लिए पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, हाँ कहाँ पे थे हम? हाँ, भुगतान संतुलन को मैनेज करने के लिए जो सेकंड समिति बनी थी IMF, इसके बारे में नोट कर रहे थे। आपने हेडिंग डाल दिया IMF, इसमें लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इसकी स्थापना, IMF फुल फॉर्म लिखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1945 में वॉशिंगटन डीसी में की गई। ठीक है, मतलब हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में ही। दिसंबर 1945 1945 में वॉशिंगटन डीसी में की गई। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य भुगतान संतुलन से प्रभावित, भुगतान संतुलन की समस्या से प्रभावित देशों की सहायता करना था। भुगतान संतुलन की समस्या से प्रभावित देशों की सहायता करना था। अब ये भुगतान संतुलन समस्या कैसे बन जाता है? कोई देश अगर इंपोर्ट करते जा रहा है, एक टाइम के बाद उसके पास खरीदने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे, विदेशी मुद्रा खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब उसको कहाँ से कहीं से, अब मान लो किसी देश को पेट्रोलियम चाहिए ही चाहिए, उसको कहीं से लोन लेना पड़ेगा पेट्रोलियम खरीदने के लिए, डॉलर लोन लेना पड़ेगा या फिर SDR लोन लेना पड़ेगा। उन सभी का सॉल्यूशन IMF करता है। कोई पॉइंट छूट गया आपका? बताओ क्या लिखे थे? भुगतान संतुलन की समस्या से की समस्या से जूझ रहे या प्रभावित देशों की सहायता करना था। भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों की सहायता करना, इसका उद्देश्य भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों की सहायता करना या प्रभावित देशों की सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, IMF का सदस्य होने के लिए, IMF का सदस्य होने के लिए वर्ल्ड बैंक का सदस्य होना अनिवार्य है। IMF का सदस्य होने के लिए वर्ल्ड बैंक का सदस्य होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि ये केवल अपने सदस्य देशों को ही उधार देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह वर्ल्ड बैंक की तुलना में, यह वर्ल्ड बैंक की तुलना में अल्पकाल तथा उच्च ब्याज पर ऋण देता है। यह वर्ल्ड बैंक की तुलना में अल्पकाल तथा उच्च ब्याज पर ऋण देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, IMF का अध्यक्ष, IMF का अध्यक्ष कोई यूरोपीय व्यक्ति, IMF का अध्यक्ष कोई यूरोपीय व्यक्ति या EU यूरोपियन यूनियन, EU यूरोपियन यूनियन द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा।
आईएमएफ का अध्यक्ष कोई यूरोपीय व्यक्ति या यूरोपियन यूनियन द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आईएमएफ द्वारा दिया गया ऋण, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से लिखिएगा। अभी आप जो पॉइंट लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। आईएमएफ द्वारा दिया गया ऋण एसडीआर, एसडीआर ब्रैकेट में लिखिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर के रूप में दिया जाता है। एसडीआर यानी विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये एसडीआर क्या होता है इसको देखिएगा। ये एसडीआर असल में है कुछ नहीं, ये 5 देशों की मुद्रा है। उसको यहां पे आईएमएफ में किसका पार्टिसिपेशन कितना है, कौन से देश का इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके बेस पर यहाँ पे 5 देशों की करेंसी को मिला करके एक बकेट बना दिया गया है। ठीक, ये इस तरीके से एक बकेट मान लीजिए। इसमें जो देश जितना ज़्यादा आईएमएफ में जितना ज़्यादा किसी देश का इन्वेस्टमेंट है लोन देने के लिए, उतना ज़्यादा वेटेज रहेगा उस कंट्री की करेंसी का। ठीक है, तो यहाँ पे 5 देशों की करेंसी है जिसको मिला करके सम्मिलित रूप से एसडीआर कहा जाता है। ठीक, ये लोन प्रोवाइड करेगा मतलब डॉलर में, येन में? हाँ, सब ये 5 टाइप के डॉलर आपके करेंसी है अलग अलग देशों की, उसके बारे में लिखवा रहा हूं मैं। उन 5 देशों की मुद्राओं को सम्मिलित रूप से एसडीआर कहा जाता है। जब उसको मिला करके आईएमएफ से लोन लेने जाएंगे और एसडीआर जब लोन लेंगे तो आप किसी भी मुद्रा को या इन सभी मुद्राओं का कॉम्बिनेशन लोन के रूप में ले सकते हैं। ठीक, एसडीआर में क्या बताया गया है, एसडीआर या स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो देश आईएमएफ के सदस्य देश हैं। ठीक, आपने अभी अभी लिखा ना आईएमएफ का सदस्य कौन होगा, जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य होगा। जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं, जो आईएमएफ के सदस्य हैं, वो जब चाहें लोन ले सकते हैं आईएमएफ से, और शॉर्ट टर्म के लिए। जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेंगे ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, लेकिन उनको ब्याज आपको जो लोन दिया जाएगा वो एसडीआर के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक, अब ये एसडीआर क्या होता है, एसडीआर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि 5 अलग अलग देशों की करेंसी को मिला करके, उनका जितना इन्वेस्टमेंट है उसके रेशो में मिला करके यहाँ पे एक करेंसी, नया करेंसी बनाया गया जिसको हम एसडीआर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा। एसडीआर या विशेष आहरण अधिकार में, एसडीआर या विशेष आहरण अधिकार में 5 देशों की मुद्रा शामिल है। 5 देशों की मुद्रा शामिल है। पांच देशों की मुद्रा शामिल है। पहला यूएस, पहला है यूएस, ब्रैकेट में डॉलर का सिंबल बना लीजिएगा। सेकंड है यूके, यूके में पाउंड, पाउंड, यूके का पाउंड। नेक्स्ट जापान, जापान की करेंसी कौन सी है, येन, जापान का येन, जापानीज येन या जापान का येन। नेक्स्ट यूरो, यूरोपियन नेशंस या सॉरी यूरोपियन यूनियन की एक करेंसी है यूरो।
अच्छा, ये यूरो का सिंबल इस तरीके से है, 2 डैश हैं बीच में, यूरो, और सबसे लास्ट में है चीन। चीन सबसे लास्ट में है चीन। चीन की करेंसी को क्या बोलते हैं? युआन, या एक और नाम दिया जाता है इसको रेनमिनबी। चाइनीज युआन या रेनमिनबी। RAINMINBE, रेनमिनबी, RAINMINBE। ठीक, इनके लिए कोई स्पेशल सिंबल तो नहीं है। चाइनीज युआन का सिंबल क्या है? किस टाइप का? वाई टाइप से, उल्टा वाई, ऐसा? हाँ ऐसा कुछ लाइन। लैम्डा बना रही है। अच्छा, ये ठीक 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 ठीक। तो ये 5 करेंसी है जिनको कि सम्मिलित रूप से SDR कहा जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो, क्योंकि USA ने इसमें काफ़ी सारा डॉलर इन्वेस्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज USA के डॉलर का है। ठीक है, तो इन 5 देशों की जो करेंसी है इसको सम्मिलित रूप से SDR कहा जाता है, और इसी को एक और नाम दिया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। पेपर गोल्ड, स्वर्ण पत्र भी कहा जाता है। SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करना, सेकंड वाला एजेंडा क्या था हमारा? भुगतान संतुलन को कंट्रोल करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना, क्योंकि ये कुछ देश ऐसे हैं, खास करके यूके और आपका यूएस और यूके, ये दोनों ही बहुत उस टाइम से भी 1945-50 के टाइम से काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज थे। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती थी। विदेशों से जो डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए इन विदेशों को मजबूरन डॉलर या पाउंड खरीदना पड़ता था। अब क्योंकि मार्केट में सिर्फ डॉलर और पाउंड की डिमांड ज़्यादा है, तो इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक, और बाकी देशों की मुद्रा इनके तुलना में डेप्रिशिएट होती चली जाएगी। इसको ही कंट्रोल करने के लिए IMF ने ये SDR का सिस्टम अलॉट किया है। ठीक, ताकि इसके अलावा भी हम ऑप्शंस के रूप में बाकी देशों की मुद्रा से भी ट्रांजैक्शन कर सकें, लोग केवल डॉलर या पाउंड पे डिपेंडेंट न रहें। ठीक, अब वर्तमान टाइम में देखोगे तो चीन का जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, अपना युआन या रेनमिनबी को, उसको काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट करता है, उसके बाद इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये उसको अप्रिशिएट करना शुरू करता है। ठीक, तो ये 5 देश हैं जिनकी करेंसी को मिला करके हम SDR कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, तीसरा जो हमारा टारगेट था, ठीक, ट्रेड को लेकर के, ट्रेड का एक टारगेट था ना, हाँ, WTO। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा WTO। WTO WTO, इसमें सबसे पहले लिखिएगा, अच्छा पहले दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। ठीक, इसमें लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के पश्चात 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के पश्चात विकसित देशों के मध्य
WTO के गठन पर सहमति नहीं थी। WTO के गठन पर सहमति नहीं थी। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, उन्नीस सौ अड़तालीस में पुनः सहमति के आधार पर पुनः सहमति के आधार पर GATT नामक संस्था की स्थापना हुई। 1948 में पुनः सहमति के आधार पर GATT नामक संस्था की स्थापना हुई। ठीक, उसके नीचे ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख लो, GATT, गेट, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, WTO का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो इसका पहले नाम हुआ करता था गेट, GATT। 1948 में इसको बदल करके क्या रखा गया फिर, WTO। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सॉरी 1948 में तो इसकी स्थापना हुई थी, इसको बाद में बदल करके WTO रखा गया था। ठीक, 1944-45 में तो इसकी स्थापना हुई नहीं थी। ठीक है, गेट नाम की संस्था जो है वो कब बनी थी, 1948 में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहले दोनों का मुख्यालय कहां पे है, वॉशिंगटन DC में। इसका मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सर WTO का मतलब जो क्या बोलते हैं उसका हेडक्वार्टर। हाँ, WTO का हेडक्वार्टर। सर ये WTO में एक बार क्या बोलते हैं इसमें हमला भी हुआ था, तो ये तो अमेरिका है था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1995 में सॉरी उसको कीजिएगा 1993 में इसका नाम सुने, उरुग्वे, पैराग्वे, कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है, कौन से, साउथ अमेरिका का, क्या अफ्रीका के हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, चिली, बोलीविया। ठीक, 1993 में उरुग्वे में हुई बैठक में GATT गेट का नाम बदलकर WTO किया गया। गेट का नाम बदलकर WTO किया गया।
WTO का फुल फॉर्म पता ही है आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसका नाम शुरू में क्या था 1948 में, गेट, और 1993 में इसका नाम क्या पड़ा, WTO। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, WTO के अंतर्गत सभी सदस्य देशों के WTO के अंतर्गत सभी सदस्य देशों के वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, WTO के प्रमुख मुद्दे। WTO की जब भी बैठक होती है तो उनमें किन चीजों पर चर्चा होती है उसके बारे में है। WTO के प्रमुख मुद्दे, सबसे पहला है सब्सिडी इशू। सब्सिडी इशू, कौन सा देश कितना सब्सिडी दे रहा है अपने किसानों को या कर्मचारियों को या फैक्ट्री ओनर्स को, इसको लेकर भी विवाद रहता है। कोई भी देश ये चाहता है कि अपने देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, और विदेश ये चाहते हैं, दूसरे देश ये चाहते हैं कि वहाँ से आने वाला सामान हमें बहुत सस्ते रेट में ना, हमारे सस्ते रेट में डंप ना किया जाए, ताकि हमारे देश का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंसेंटिवाइज किया जा सके। जैसे कि एक एग्जाम्पल है भारत और अमेरिका या भारत और चीन। यहाँ पे जब बात होती है सब्सिडी की, तो सब्सिडी क्या चीज़ है आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत महंगे दामों पे बिक रही है, उसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार उसमें थोड़ा सा कुछ पैसा ऐड करती है, उसको हम सब्सिडी कहते हैं। जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, जैसे कि और सब्सिडी वाला क्या चीज़ हो गया, बिजली हो गया, किसानों को सोलर पंप सब्सिडी पे दिया जाता है, गैस हो गया सब्सिडी पर, गैस सिलेंडर, और पेट्रोल पे तो खैर सब्सिडी नहीं है, मतलब उस पर तो टैक्स बहुत ज़्यादा है। सोलर पंप हो गए, या फिर कृषि में, कृषि के लिए बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी कह लीजिए या सीड सब्सिडी कह दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार उनको डायरेक्ट कैश के रूप में ना देकर के सब्सिडी देती है। इसका सब्सिडी का मतलब यह है कि ये जब वो चीज़ खरीदने जाएंगे तो उनको एक्चुअल प्राइस जो है उससे कम कीमत देनी पड़ेगी, इस एक्चुअल प्राइस से कम कीमत इनको पे करनी पड़ेगी, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, जो कीमत में जो डिफरेंस आ रहा है, वो पैसा कंपनी को सरकार पे कर देगी। इसको हम कहते हैं सब्सिडी। ठीक, अब सब्सिडी अगर कोई देश दे रहा है, मान लीजिए भारत सरकार अपने किसानों को सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब यह है कि हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था गन्ना और चीनी वाला, मान लीजिए किसी गन्ना उत्पादक किसान को खूब सारी सब्सिडी मिल रही है, इसका मतलब क्या है, उसका जो प्रोडक्शन है वो महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। किसान को अपना फसल उगाना महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। इसका मतलब है कि गन्ने के रूप में जो उत्पादन, अंतिम उत्पादन होगा चीनी, वो भी सस्ता रहेगा मार्केट में। ठीक, अब जब सस्ता चीनी यहाँ पे बिक रहा है, तब विदेशों से आने वाला, विदेशों से अगर कोई महंगा चीनी भेजेगा यहाँ पे भारत में, तो बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा। मतलब भारतीय बाजार में चीनी क्यों सस्ती है, क्योंकि सरकार ने जो उसके इनिशियल कॉस्ट थे उसमें काफी सारी सब्सिडी ऐड कर दी थी, इसीलिए विदेशों से आने वाला सामान यहाँ पे महंगा हो गया। अब चीन क्या चाहता है, चीन ये चाहेगा कि भारत सरकार अपने किसानों को अगर कोई सब्सिडी दे रही है उसको या तो कम करे या तो बंद कर दे। क्यों, अगर यहाँ पे सब्सिडी अगर हटा दिया जाएगा
तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी खर्च है किसान को अपने जेब से करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अंतिम रूप से जो चीनी पैदा होगी, जो चीनी का जब उत्पादन किया जाएगा उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। उसके कंपेरिजन में चाइना से आने वाला जो शुगर है वो सस्ता पड़ेगा। ठीक, मतलब चाइना के शुगर की डिमांड इंडिया में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो इसमें यहाँ पे WTO में जो पहला मुद्दा हमने पढ़ा सब्सिडी इशू, तो कोई भी देश अपने देश में सब्सिडी देना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि दूसरे देश वाले अपने लेबर्स को, किसानों को या इंडस्ट्री को सब्सिडी न दें। ठीक है, समझ में आया? कोई भी देश अगर अपने लोगों को सब्सिडी देता है तो उसमें प्रोडक्शन सस्ता होने लगता है, उनका उत्पादन जो है वो सस्ता होता है और उनका उत्पाद विदेशों में सस्ते मूल्य पर बिकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हर देश ये चाहता है कि कोई दूसरा देश, आप खुद तो सब्सिडी दें अपने घर में, पर पड़ोसी आपको पड़ोसी जो है वो अपने घर में सब्सिडी बंद कर दे। हर देश यही चाहता है। पहला इशू था सब्सिडी का। सेकंड इशू लिखिएगा, पहला मुद्दा हो गया सब्सिडी, सेकंड है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, भारत का जो आम है, अगर मान लो विदेशों में गया है, वहां पे आम अगर बिक रहा है, इसका मतलब है कि भारत में विदेशी मुद्रा आएगी। ठीक, विदेशी मुद्रा अगर आ रही है, अब इस चीज़ को कोई देश अवॉइड करना चाहता है, मान लो अमेरिका चाहता है कि भारत में उनका देश का डॉलर ज़्यादा मत पहुंचे, वो क्या करेगा? पर्यावरण संरक्षण का बहाना बना करके हमारे आम को, हमारे यहाँ से जो आम जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल के बोल देंगे कि फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या कीड़े लगे हुए आम आ रहे हैं, या पर्यावरण का बहुत नुकसान किया गया है आम उगाने के लिए। ऐसा कुछ भी बहाना बना करके उनका एक्सपोर्ट बैन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक मुद्दा हो जाता है आपका पर्यावरण संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट मुद्दा है लेबर लॉ, श्रम कानून। चाइना अपने देश में भले कैसा भी लेबर लॉज बना करके रखे, कैसा भी प्रोडक्शन करवाए, चाहे खराब से खराब स्थितियों में उनसे काम ले, पर वो ये कहेगा कि भारत में अगर कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए कोल माइनिंग हो रही थी, बहुत सारे लेबर्स अगर यहाँ पे दब गए, तो वो क्या कहेगा कि आपके यहाँ लेबर लॉज बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको अपने श्रम कानून में सुधार करना चाहिए, और इसीलिए हम आपके यहाँ प्रोडक्शन होने वाली बिजली नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ लेबर लॉज का वायलेशन होता है। अल्टीमेटली वो क्या चाहता है कि हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व ना पहुंचे, इसका बहाना वो इन चीज़ों से ढूंढता है। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा लिखिएगा, व्यापार के प्रसार को रोकना। व्यापार के प्रसार को रोकना। ठीक, यहां पे भी सेम चीज है। अगर कोई देश दूसरे देश में जाकर के अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है, उनके लिए काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर देगा। जैसे कि कोई विदेशी कंपनी है, भारत में अगर आ रहा है, अब यहाँ पे तो हमको FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसीलिए हम उनको रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन कोई भारतीय कंपनी विदेशों में अगर जाके काम करना चाहे तो उनके ऊपर काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लोकल कंपनीज को, उनके जो विदेशी कंपनी है, उनको जा करके टक्कर देते हैं, उनसे कॉम्पीट करने लगते हैं मार्केट में, उनके लिए एक नया कॉम्पिटिटर पैदा हो जाता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे कई सारे रूल्स रेगुलेशन बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के WTO में हमेशा बहस छिड़ी रहती है कि ये देश, फला देश हमको सब्सिडी का इशू कर रहा है, या पर्यावरण संबंधी इशू कर रहा है, या श्रम कानून ठीक नहीं है। ये सारे इशू चलते रहते हैं WTO में। ठीक है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर भी तो मतलब ये कर सकते हैं ना, मतलब कोई हाँ, सरकार अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी तो अल्टीमेटली वो महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। इंपोर्ट ड्यूटी पे तो हमेशा लगा रहता है, टसल चलते रहता है हमेशा। कोई देश इंपोर्ट बढ़ा देता है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है, तो सामने वाला देश भी, मान लीजिए हमने यूएसए की कुछ चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, तो यूएसए फिर रिटेलिएट करता है, वो हमारी कुछ चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है। फिर दोनों देशों की सरकार को बैठ करके समझौता करना पड़ता है। अल्टीमेटली नुकसान तो जनता का होता है, क्योंकि उनको तो महंगे दामों पे चीज़ें मिलेंगी। जिन्होंने ड्यूटी बढ़ा दिया है उन इंडस्ट्रियलिस्ट को तो फिर चीज़ें महंगे बेच के पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो पब्लिक तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं वो महंगी पहुंचने लगती हैं। ठीक है, तो प्राइस कंट्रोल करने के लिए कई बार सरकार जो है वो आपस में बैठती हैं, दोनों देशों की सरकार जिनके बीच में ऐसा विवाद चल रहा है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। कौन कौन से पढ़े हमने? IMF, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO के बारे में। ठीक है, इनके बारे में जनरली मेंस में पूछा जाता है कि 30 शब्द में, 60 शब्द में, 100 या 150 शब्दों में कुछ आंसर लिखिए। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे लिख सकते हैं।
और साथ ही कोई लेटेस्ट कुछ विवाद चल रहा है उसको भी वहाँ पे कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में आप। खास करके ये जो जितने इश्यूज के बारे में हमने पढ़ा है उनको आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं मेंस में कोई एग्जांपल दे करके। ठीक है, चलिए आज की क्लास में अपन इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।